गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा रीतिकाल के ऊपर हो रही थी और कल अपनी चर्चा के क्रम में हमने इस बात का विस्तार से उल्लेख किया कि किस प्रकार सामंती दरबारी संस्कृति की पृष्ठभूमि ने रीतिकालीन कविता की संवेदना, उसके स्वरूप, उसकी भाषा, इसके निर्धारण में अहम और शिल्प इसके निर्धारण में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। आज मैं अपनी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगा। रीतिकाल की पहली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जिसे आचार्य शुक्ल ने युगीन प्रवृत्ति माना है, वह है रीति निरूपण की प्रवृत्ति। और जब मेरी चर्चा आपके साथ हो रही थी, शुरू हुई थी रीतिकाल के ऊपर, तो अब तक चर्चा के आरंभ में भी मैंने कहा और लगभग पिछले 4 दिनों से चर्चा जारी है और लगातार हमने इस बात को दोहराया कि रीति शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक विशेष प्रकार की परिपाटी के अर्थ में और दूसरा काव्यांग विवेचन के अर्थ में। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, काव्यांग विवेचन के संदर्भ में अगर हम देखें तो रीति निरूपण की जो प्रवृत्ति है उसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। नंबर 1 ग्रंथकार की दृष्टि से, नंबर 2 काव्यांग विवेचन की दृष्टि से और नंबर 3 निरूपण शैली की दृष्टि से। ग्रंथकार की दृष्टि से मैंने चर्चा करते हुए कहा था कि ऐसे रचनाकार जो सिर्फ रीति कर्म में रुचि रखते, ऐसे रचनाकार जो रीति कर्म के साथ साथ कवि कर्म में रुचि रखते और ऐसे रचनाकार जो सिर्फ कवि कर्म में रुचि रखते हैं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो सिर्फ रीति कर्म में रुचि रखने वाले लोग कौन हैं और वो क्या करते? तो ऐसे रचनाकार जिनकी रुचि सिर्फ रीति कर्म में है, और ऐसे रचनाकारों की सूची अगर तैयार करें तो जसवंत सिंह उनकी कैटेगरी में आएंगे, रसिक सुमति उस कैटेगरी में आएंगे, याकूब खां उस कैटेगरी में आएंगे, दूल्ह उस कैटेगरी में आएंगे, रसरूप उस कैटेगरी में आएंगे। ये ऐसे रचनाकार हैं जो कहीं न कहीं कवि, शिक्षक, आचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और अगर इन रचनाकारों को देखें तो इनकी रुचि सिर्फ रीति कर्म में है। इन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र से प्रेरणा ग्रहण करते हुए काव्यांग विवेचन में रुचि प्रदर्शित की, लक्षण, उदाहरण, व्याख्या की शैली को अपनाते हुए काव्य के किसी अंग को उठाया, उसको परिभाषित किया और परिभाषित करने के क्रम में उसके लक्षण गिनाए, उसकी विशेषताएं गिनाई, और फिर जब उपयुक्त उदाहरणों की जरूरत हुई तो उन उपयुक्त उदाहरणों को उन्होंने किसी और कवि के यहां से उठाया, खुद रचना करने की बजाय, और फिर उपरोक्त लक्षणों के आलोक में उन उदाहरणों की व्याख्या करते हुए उन्होंने उस काव्यांग के बारे में समझाने का प्रयास किया। जसवंत सिंह भाषा भूषण में यही करते दिखाई पड़ते, दूल्ह कविकुल कंठाभरण में यही करते दिखाई पड़ते, याकूब खां रसभूषण में यही करते दिखाई पड़ते, रसरूप तुलसी भूषण में यही करते दिखाई पड़ते, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय में यही करते दिखाई पड़ते। अगर आप देखें आगे तो दूसरे रचनाकार जिनकी रीति कर्म में भी रुचि है और कवि कर्म में भी रुचि है, ऐसे रचनाकार काव्यांग विवेचन की ओर जब जाते तो काव्यांग
उसको परिभाषित करते हुए उसके लक्षण को गिनाते हैं। लक्षण को गिनाने के बाद उपयुक्त उदाहरणों की रचना खुद करते हैं। ये उदाहरण कहीं से उठाते नहीं हैं और फिर उन उदाहरणों की व्याख्या उपरोक्त लक्षणों के परिप्रेक्ष्य में करते हुए आते हैं। और इन दोनों प्रकार के कवियों को हमने किस कैटेगरी में रखा था? रीतिबद्ध कवि की कैटेगरी में। अगर आप देखें, मतीराम, देव, पद्माकर, चिंतामणि, भूषण, कुलपति, ये सारे के सारे रीति निरूपक आचार्य ऐसे हैं जो कहीं न कहीं मतलब आचार्य के आचार्यत्व का भी निर्वहन कर रहे हैं और कवि के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। और तीसरी श्रेणी में आप देखेंगे ऐसे रचनाकार आते जिनकी काव्य शास्त्रीय विवेचन में रुचि नहीं है, लेकिन काव्य शास्त्रीय विवेचन में भी रुचि ना रखने वाले रचनाकार दो श्रेणियों में। एक, काव्य शास्त्र में रुचि नहीं है, काव्य शास्त्रीय विवेचन में रुचि नहीं है, काव्य के विभिन्न अंगों में के विवेचन में रुचि नहीं है। और रुचि नहीं है का सीधा सा मतलब है वे लक्षण उदाहरण शैली को नहीं अपनाएंगे, उनकी रुचि सिर्फ कवि कर्म में। लेकिन इनमें एक कैटेगरी ऐसे रचनाकारों की है जो काव्य शास्त्र में तो रुचि नहीं रखते, लेकिन काव्य शास्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोण बंधा हुआ है। उन्हें काव्य शास्त्र की जानकारी है और काव्य शास्त्र उनकी रुचियों में, उनके संस्कारों में रचा पचा हुआ है, रचा बसा और पचा हुआ है। और इसलिए जब वे रचना करते तो कहीं न कहीं काव्य शास्त्र के प्रति बंधे हुए दृष्टिकोण के साथ रचना करते, और इसलिए उनकी रचनाएं विभिन्न काव्यांगों का उदाहरण बनने में समर्थ हैं। ऐसे रचनाकारों में अगर आप देखें तो बिहारी को उस कोटि के रचनाकारों में रख सकते। बिहारी की रचनाएं, बिहारी ने किसी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना नहीं की, बिहारी ने लक्षण उदाहरण शैली नहीं अपनाया है, काव्य शास्त्रीय विवेचन में बिहारी की रुचि नहीं है, लेकिन बिहारी का दृष्टिकोण काव्य शास्त्र के प्रति बंधा हुआ है और काव्य शास्त्र उनकी रुचियों, उनके संस्कारों में रचा पचा और बसा हुआ है। इसलिए बिहारी की रचनाएं जो हैं वे काव्यांगों के उदाहरण बनने में समर्थ हैं। लेकिन सिर्फ कवि कर्म में रुचि रखने वाले रचनाकारों की एक दूसरी श्रेणी भी है, जिसे प्रेम के पीर के कवि के रूप में आप जानते, जिन्हें रीति मुक्त कवि के रूप में आप जानते। ना तो काव्य शास्त्रीय विवेचन में इनकी रुचि है, ना इन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है, ना इन्होंने लक्षण उदाहरण की शैली को अपनाया है, और ना ही ये काव्य शास्त्र के प्रति बंधे हुए दृष्टिकोण के साथ आते। अगर इनके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो ये इनकी प्रतिबद्धता कवि कर्म के प्रति है। ये स्वतंत्र रूप से कवि कर्म करते हुए आते, और इसलिए मैं अक्सर कोट करता हूं घनानंद की पंक्ति को कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मोहे कवित बनावत। कि और लोग जहां कविता बनाने में लगे हुए हैं, वहीं यह मेरी कविता है जो मुझे निर्मित करती जा रही है, जो मुझे निर्मित करती चलती है। इसलिए आप देखेंगे कि रीति मुक्त कवियों के कवित्व में जो सहजता आपको मिलेगी, जो स्वाभाविकता आपको मिलेगी, जो जीवंतता मिलेगी, जो हृदय स्पर्शिता मिलेगी, जो मर्म स्पर्शिता मिलेगी, वह अन्य रीतिकालीन कवियों के यहां नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्गीकरण था, यह वर्गीकरण किस कंटेक्स्ट में था? तो यह वर्गीकरण जो था वह रीति ग्रंथकारों की दृष्टि से रीति निरूपक आचार्यों का वर्गीकरण था। दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी कैटेगरी किन लोगों की है? तो दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो
काव्यांग विवेचन की दृष्टि से, और काव्यांग विवेचन की दृष्टि से देखें तो रीति निरूपक आचार्यों का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता। एक, जिनको हम कहते सर्वांग विवेचन। सर्वांग विवेचन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे रीति निरूपक आचार्य जिन्होंने काव्य के सभी अंगों के विवेचन किए हैं, ऐसे रीति निरूपक आचार्यों को जो है वे सर्वांग निरूपक के रूप में, सर्वांग विवेचन में रुचि रखने वाला कहेंगे। और ऐसे रीति निरूपक आचार्य जो सभी काव्यांगों में रुचि नहीं रखते हैं, काव्य के किसी एक अंग, दो अंग या अधिक से अधिक 3 अंगों में रुचि रखते, उनको हम विशिष्टांग विवेचन कहेंगे। तो अगर सर्वांग विवेचन में देखें तो चिंतामणि का कविकुल कल्प तरु, देव का शब्द रसायन, कुलपति का शब्द रहस्य, दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस प्यूम निधि, ये सब सर्वांग विवेचन के उदाहरण बनकर आते। और देव के भाव विलास को देखें, याकूब खां और राय शिव प्रसाद के रसभूषण को देखें, तो ये विशिष्टांग विवेचन के उदाहरण बनकर आते। वर्गीकरण का, रीति निरूपक आचार्यों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है, वह क्या है? निरूपण शैली की दृष्टि से। और निरूपण शैली की दृष्टि से अगर रीति निरूपक आचार्यों को देखें तो उनकी 3 कैटेगरी बनती है। एक, लक्षण, जो लक्षण उदाहरण व्याख्या की शैली को अपनाते। आप ये कह सकते कि जो लक्षण उदाहरण और व्याख्या की शैली को अपना रहे हैं वो विस्तार शैली है। दूसरे हैं कि एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण दोनों लेकर के उपस्थित होते, वह संक्षेपण की शैली है। और तीसरी कैटेगरी किनकी है? तीसरी कैटेगरी है जो अलग अलग छंदों, लक्षण उदाहरण, अलग अलग छंदों में लक्षण और उदाहरण को लेकर के उपस्थित होते। इनकी स्थिति दोनों के बीच वाली है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, थोड़ा सा रीति निरूपण की प्रवृत्ति वाला डायमेंशन जो है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल डायमेंशन है। तो फैक्चुअल जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर जिस तरह बतलाया और कल हमने स्ट्रक्चर करवाया था, अगर उस स्ट्रक्चर को पकड़ लेते तो फिर बहुत परेशानी आपको नहीं होगी। और ये जो वर्गीकरण बतलाया है, इस वर्गीकरण का संकेत मात्र आपको करना है, बहुत विस्तार में नहीं जाना है, आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होना है, वहां पर महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इन्होंने रीति निरूपण की जो प्रवृत्ति अपनाई, रीति निरूपण की इस प्रवृत्ति के उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न अहम है। और दूसरा प्रश्न जो यहां पर इमर्ज करता हुआ आता, वह यह कि ये जो रीति निरूपक आचार्य हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं। और तीसरा प्रश्न जो इमर्ज करता हुआ आता कि रीति निरूपक आचार्यों की सीमाएं क्या है। देखें, अलग से मैं इस प्रश्न को डिस्कस नहीं करूंगा कि रीतिकालीन कवियों और आचार्यों की या रीतिकालीन रचनाकारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। उसको मैं प्रवृत्तियों और विशेषताओं की चर्चा के क्रम में ही एलैबोरेट करता चल रहा हूं, वहां से आप फॉलो अप कर लेंगे। बेसिकली अगर आप देखें, मैंने चर्चा की थी रीतिकालीन कवियों के उद्देश्यों की ओर कि मनुज रूप हुए अवतरियो, 3 वस्तु को जोग, द्रव्य उपार्जन, हरि भजन और कामनी संजोग। ये जो रीति निरूपक आचार्य 3 उद्देश्यों से रचना कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है द्रव्य उपार्जन अर्थात अर्थोपार्जन। मैंने कहा था ये अपनी जीविका के लिए अपने आश्रयदाता सामंत शासकों पर निर्भर करती। दूसरा रीजन इनका है
हरि भजन। कहीं न कहीं मैंने इस चीज की चर्चा की थी कि भक्ति यहां पर रूढ़ियों के निर्वाह के रूप में सामने आती। और तीसरा है कामनी संयोग। कहीं न कहीं जो है श्रृंगार, प्रेम और श्रृंगार परक चित्रण जो है वह भी इनकी प्रेरणा है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, अहम क्या है? द्रव्य उपार्जन। अहम क्या है? अर्थोपार्जन। एक शब्द बार बार मैं रेफर कर रहा हूं, बार बार क्या शब्द रेफर कर रहा? बार बार मैं रेफर कर रहा हूं कि ये कवि, शिक्षक, आचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब सवाल उठता, कवि का दायित्व क्या है, शिक्षक का दायित्व क्या है और आचार्य का दायित्व क्या है? बार बार ये शब्दों को तोड़ें, ब्रेक करें, शब्दों को ब्रेक करना सीखें। ब्रेक करेंगे तो चीजें आसान होंगी। कवि का दायित्व जो है दो है। कवि के रूप में इनका एक दायित्व है मनोरंजन करना, पाठकों का मनोरंजन करना। और कवि के रूप में इनका दूसरा दायित्व है, कहीं दूसरा दायित्व जो है उसका संबंध है इनके सामाजिक दायित्व से जुड़ता। नहीं, याद करें जब इनिशियली मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने गुप्त जी की एक पंक्ति कोट की थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं। याद है? केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैंने इसकी चर्चा की थी। अब अगर आप जाकर के देखें तो गुप्त जी की यह पंक्ति कवि के दायित्वों की ओर इशारा करती है। और कवि के दो दायित्व होते, एक दायित्व जो होता है साहित्य के प्रति होता है, कला के प्रति होता है, और दूसरा दायित्व जो है समाज के प्रति होता है। जैसे कला के प्रति दायित्व के संदर्भ में देखें तो मनोरंजन से उसका संबंध जुड़ेगा। ठीक है, मनोरंजन को बहुत संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लेंगे। होता क्या है, शब्दों को हमने बहुत डाइल्यूट कर दिया है, शब्दों को बहुत डाइल्यूट कर दिया है, छिछले अर्थों में हमने मनोरंजन को लेना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन मनोरंजन के हर किसी के लिए मायने जो हैं अलग अलग होती। नहीं, कोई साहित्य का प्रेमी है, नहीं, तो अगर किसी रचना में साहित्यिक गहराई है तो वह साहित्यिक गहराई जो है उसे मनोरंजित करने का काम करेगी। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, दूसरा कंटेक्स्ट जो उभरता वह सामाजिक दायित्व की बात है। अब रीतिकालीन कवियों को पर अगर आप गौर करें तो रीतिकालीन कवि किसकी हिमायत करते? दो धारणाएं एग्जिस्ट करती हैं साहित्य को लेकर। एक कला के लिए, साहित्य कला के लिए, साहित्य मनोरंजन के लिए, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष क्या है? साहित्य समाज के लिए, साहित्य जीवन के लिए, कला जीवन के लिए। ये दो पक्ष। अब अगर आप देखें तो रीतिकालीन कवि जो हैं वे कहीं ना कहीं कला के लिए की हिमायत करते, कला मनोरंजन के लिए की हिमायत करते, साहित्य मनोरंजन के लिए की हिमायत करते, साहित्य कला के लिए की हिमायत करते। मतलब वे साहित्य में मनोरंजन को प्राथमिक मानते हैं
और इसीलिए उनका साहित्य जो है उस मनोरंजन को केंद्र में रखता है। इसलिए रीतिकालीन कवियों के यहां अगर आप जाएंगे तो रीतिकालीन कवियों के यहां सामाजिक दायित्व की गहन उपेक्षा मिलेगी। सामाजिक दायित्वों से रीतिकालीन रचनाकार आपको बेपरवाह दिखाई पड़ेंगे। वे जो है दो तरीके से मनोरंजन के लिए प्रयासरत रहते। नहीं, एक साहित्य प्रेमियों के लिए उन्होंने जो है कहीं न कहीं काव्य शास्त्रीय मानदंडों के प्रति आग्रहशीलता प्रदर्शित की है और काव्य शास्त्रीय मानदंडों का निर्वाह करते हुए रस, छंद, अलंकार, नहीं, मैंने काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों की बात की, नहीं, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सब क्या है? ध्वनि। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो वे कहीं ना कहीं काव्य शास्त्र के इन मानदंडों को अहमियत देते और काव्य शास्त्र के इन मानदंडों के निर्वाह की कोशिश अपने साहित्य के जरिए करते। नहीं, और दूसरा, रसिकों के कंटेक्स्ट में देखें, जो रस प्रेमी हैं उनके मनोरंजन के लिए इन्होंने प्रेम और श्रृंगार को जमकर परोसने का काम किया। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब जब ये रीति निरूपण की ओर उन्मुख होते, काव्य शास्त्रीय विवेचन की ओर उन्मुख होते, जब ये काव्यांग विवेचन की ओर उन्मुख होते, तो वहां पर इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन। नहीं, और अर्थोपार्जन के लिए ये दो तरीका अपनाते। एक काव्यांग विवेचन, काव्य शास्त्रीय विवेचन, और काव्य शास्त्र की रचना के जरिए ये अपने संरक्षक सामंत शासकों पर अपनी काव्य शास्त्रीय प्रतिभा की धौंस जमाते। मतलब आप देखेंगे कुछ हिंदी लिखने वाले को हिंदी पढ़ते हैं, कई बार सोशल मीडिया पर लोग लिखते या कई बार न्यूज़पेपर में लिखते, पढ़ते हैं। नहीं, एक मृणाल पांडे जी हैं, सुना है नाम उनका? हिंदुस्तान की संपादिका थी एक दौर में। और पता है मृणाल पांडे कौन है? शिवानी का नाम सुना है? लेखिका जो शिवानी थी, नहीं, तो शिवानी की पुत्री है। तो मैं अक्सर एक बात कहता था कि मृणाल पांडे जो लिखती हैं उनको समझने के लिए दिमाग का दही बनाना पड़ता है। लगता है मृणाल पांडे ये सोच करके लिखती हैं भाषाई स्तर पर मां में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की क्षतिपूर्ति हमें ही करनी है। नहीं, तो अगर आप देखें इस कंटेक्स्ट में, तो मतलब हिंदी को वे ऐसे लोग हिंदी को सहज और सरल नहीं रहने देते। और जब हिंदी की सहज और सरल नहीं रहती, जब हिंदी में तद्भव शब्दों और देशज शब्दों की बजाय जब हिंदी में तत्सम शब्दों के प्रति आग्रहशीलता होती है, तो उस स्थिति में हिंदी की जीवंतता, हिंदी की सहजता, हिंदी की स्वाभाविकता समाप्त होती चली जाती। और वैसी हिंदी के साथ हम और आप सहज नहीं महसूस करते। नहीं, नहीं, तो वैसी हिंदी की तारीफ में क्या कहते? अरे गजब की हिंदी उसकी है। जो हिंदी समझ में ना आए वो हिंदी क्या होती है? गजब की हिंदी होती है। नहीं, तो ठीक उसी प्रकार देखेंगे तो ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके संरक्षक सामंत शासक कहें कि गजब का काव्य शास्त्र का ज्ञान इन लोगों के पास है। नहीं, अभिभूत हो जाएं इनके काव्य शास्त्रीय ज्ञान से। नहीं, और जब अभिभूत हो जाएंगे तो कुछ न कुछ बदले में पुरस्कार दे ही जाएंगे। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका इनका है, इनकी नजर है
कि अगर एक फॉर्मूला काम ना करे तो दूसरा फॉर्मूला काम करना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि उसके लिए हुए नहीं ऐसे उदाहरणों की रचना करते हैं। प्राइमरली देखे, यद्यपि वे उदाहरण श्रृंगार के अलावा वीर से संबंधित भी हैं, नीति से संबंधित भी हैं, भक्ति से संबंधित भी हैं, लेकिन वे अधिकांशतः ऐसे उदाहरणों की रचना करते हैं जो श्रृंगार से संबंधित हो, जो उदाहरण उन्हें गुदगुदाने का काम करे, जो उदाहरण उनकी काम भावना के उद्दीप्त करने का काम करे, काम भावना के उद्दीपन में सहायक हो। तो एक तो ये पर्पस है। दूसरा इनका पर्पस है कवियों की आने वाली पीढ़ी को शिक्षक के रूप में दायित्व, कवियों की आने वाली पीढ़ी को कविता करने की विधि बतलाना, और कवियों की आने वाली पीढ़ी को कविता करने की विधि बतलाने के लिए ये क्या करते, संस्कृत के काव्य शास्त्र को सहज और सरल बना करके हिंदी में प्रस्तुत करते हैं, ताकि उन्हें काव्य शास्त्र की कवियों की आने वाली पीढ़ी को काव्य शास्त्र की जानकारी हो, और उस काव्य शास्त्रीय जानकारी का इस्तेमाल हुए कविता करते हुए करें, ताकि काव्य शास्त्र की दृष्टि से उनकी कविता उत्कृष्ट हो। नहीं तो इस तरह से कवि, शिक्षक और आचार्य, इन तीनों के दायित्व की मैंने व्याख्या की। द्रव्य उपार्जन की तो बात आई, हरि भजन, गलती से इन्होंने दूसरे नंबर पर हरि भजन को रख दिया। हरि भजन को तीसरे नंबर पर होना चाहिए, हरि भजन को तीसरे नंबर पर होना चाहिए। और हरि भजन को तीसरे नंबर पर क्यों होना चाहिए? तो भिखारी दास की पंक्ति को याद करें। नहीं, भिखारी दास की पंक्ति को अगर आप याद करें तो आगे के सु कवि रिझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हो। नहीं, मतलब अगर उनकी कविता कवियों की आने वाली पीढ़ी को रिझा पाने में समर्थ हुई, उसे कविता समझा जाए, अन्यथा राधिका कन्हाई के सुमिरन का बहाना मान लिया जाए। इसका मतलब यह है कि दरअसल राधा और कृष्ण का सुमिरन भी इनके लिए प्राथमिक नहीं है। उसकी तुलना में कहीं अधिक मायने क्या रखता? उसकी तुलना में कहीं अधिक मायने रखता है क्या? रसिकों को रिझाना। तो इसीलिए अगर देखें तो कामनी संजोग को कायदे से दूसरे नंबर पर आना चाहिए, और तीसरे नंबर पर किसको जाना चाहिए? हरि भजन को जाना चाहिए। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम रीतिकालीन कवियों की उपलब्धियों की चर्चा करें, तो रीतिकालीन कवियों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। पहली बात यह कि आज हिंदी का जो पारंपरिक काव्य शास्त्र है, हिंदी के पारंपरिक काव्य शास्त्र को तैयार करने का श्रेय निश्चित तौर पर रीतिकालीन कवियों को जाता है। रीतिकाल के रीति निरूपक आचार्यों को हमें इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र को सहज और सरल बनाकर हिंदी में प्रस्तुत किया, और यह रीति निरूपक आचार्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। यद्यपि अगर आप देखें तो उनके आचार्यत्व पर भी प्रश्न उठते हैं, कई प्रश्न उठते। जैसे अगर आप जाकर के देखें, एक प्रश्न जो उठता है कि इनमें मौलिकता का अभाव है। नहीं, मौलिकता का संबंध किससे जाकर जुड़ता? मौलिकता का संबंध नवीनता से जाकर जुड़ता। अर्थात
इन्होंने काव्य शास्त्रीय विवेचन तो किया है, काव्यांग का विवेचन तो किया है, लेकिन उस विवेचन में किसी प्रकार की नवीनता नहीं दिखाई पड़ती, नवीनता का अभाव है। नहीं, देखिए ये बातें कुछ हद तक सही हैं, हमें इससे सहमत होना होगा, नहीं, लेकिन दो बातें इसके साथ और करना चाहूंगा। एक, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो बातें कही, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने नवीनता और मौलिकता के अभाव की बात करते हुए कहा कि रीतिकालीन कवि की मौलिकता काव्य के पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं, और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए यह अच्छा ही है, क्योंकि आचार्यत्व में मौलिकता होती तो फिर इन्हें हिंदी आलोचना और काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखा और परखा जाता, कविता के संदर्भ में नहीं। मतलब उनका मानना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ये स्वीकार करते कि इनमें मौलिकता का अभाव है, इनके आचार्यत्व में मौलिकता का अभाव है, लेकिन वे इसे रीतिकालीन कवियों की, रीति निरूपक आचार्यों की शक्ति मानने की, सीमा मानने की बजाय वे इसे शक्ति मानते। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि मौलिकता का पूरी तरह से अभाव है, क्योंकि आप देखें केशवदास का नाम सुना होगा, जिन्हें रीतिकाल का पहला आचार्य माना जाता है, ठीक है। तो क्या देखें, वे एक कवि के रूप में उन्हें देख रहे हैं, और उनका कहना है कि उन्हें कवि के रूप में ही देखा जाना चाहिए, आचार्य के रूप में नहीं देखा। देखो, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू बी एंड शुड बी। नहीं, अभी अगर देखो तो पिछले 2-3 दिनों से दो मसलों पर खूब चर्चा चल रही है, ठीक है। एक देखो, सिद्धू और अमरिंदर सिंह, दोनों की प्रतिबद्धता पंजाब के प्रति है, ठीक है, और दोनों चाहते हैं कि पंजाब का भला हो। नहीं, 4.5 साल तक कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लग रहा है कि पंजाब का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम भाजपा ज्वाइन ना कर ले, ठीक है। और सिद्धू को लगता है कि पंजाब का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक हम मुख्यमंत्री ना बन जाए, जब तक हम मुख्यमंत्री ना बन जाए। 4.5 साल तक कैप्टन मुख्यमंत्री रहे, पाकिस्तान से मिले हुए हैं सिद्धू, नहीं, और पाकिस्तान से मिलकर के भारत के विरुद्ध जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। 4.5 साल के दौरान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उस दौरान कई बार गृह मंत्री से मिले, कई बार प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन कुर्सी छोड़ते ही जो है सिद्धू पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये बातें उनको याद आ गई, और लगातार देश की रक्षा के लिए वो सक्रिय है। नहीं, और दूसरी चीज, दूसरा चर्चा का विषय है कन्हैया ना। कल तक वह क्रांतिकारी था, क्रांति दूत था, नहीं, वामपंथ का, मैं अक्सर कहता हूं कि वामपंथ का मोदी था। क्या, कौन, क्या किया, अब क्या किया मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा,